सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 3 का फर्स्ट क्लास विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हेडिंग दे देते हैं, चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये टोटली एकदम न्यू चैप्टर है। ऑलरेडी थोड़ा बहुत कॉस्टिंग हम लोग क्लास सेमेस्टर 2 में सीख के आए हैं और उसके बाद ये सेमेस्टर 3 का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम लोग एक स्टोरी को समझते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था बेसिक क्लासेस में कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है अदर एक्सपेंसेस। दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। वैसे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होता है सर्विस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। ठीक है, दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो सबसे पहला बात, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो किस इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, जहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं। सपोज एक बिल्डिंग हम लोग को कंस्ट्रक्ट करवाना है। मान लो ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हमको कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो 2 पार्टी इन्वॉल्व रहेगा। एक होगा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जिसको अपना बिल्डिंग बनाना है, मतलब बेसिकली बोलेंगे तो कस्टमर। और एक होगा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर वो पार्टी होता है जो ये वर्क कंप्लीट करके प्रोवाइड करेगा, किसको? कॉन्ट्रैक्टी को। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखो 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक है कॉन्ट्रैक्टी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर। अब मान लो 5 फ्लोर बिल्डिंग बनाना है, 5 स्टोरेड बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, तो 5 स्टोरेड बिल्डिंग बनाने के लिए काम शुरू होगा पहले बेस से, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं। क्लियर? अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर काम कंप्लीट करेगा और काम कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्टी को देगा और कॉन्ट्रैक्टी उसका पैसा पेमेंट कर देगा कॉन्ट्रैक्टर को। बिल्डिंग बनाने के जितना भी मटेरियल्स है, जितना भी वर्कर्स लगेगा, ये सबका जुगाड़ कौन करेगा? ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? सब सर्विसेज कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी इक्विपमेंट चाहिए, जितना भी मशीन्स का दरकार है, जो भी वर्कर्स का जरूरत है, मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, वो सब कौन प्रोवाइड करवाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टी का काम है कि वो इस बिल्डिंग बनने के बाद पेमेंट कर देगा या बिल्डिंग बनते बनते पेमेंट कर देगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसको लेके इन दोनों में क्या बनता है कि एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु इज लायबल, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्विसेज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग सारा सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज द पर्सन हु विल अवेल द सच सर्विसेज। वो सारे सर्विसेज कौन लेगा? बिल्डिंग बनाने के बाद वो बिल्डिंग में रहेगा, बिल्डिंग को यूज करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टी। मतलब हमारा इस पूरा टॉपिक में कॉन्ट्रैक्टर काइंड ऑफ सप्लायर है और कॉन्ट्रैक्टी काइंड ऑफ कस्टमर है, डेटर है ना। ये क्रेडिटर है और ये डेटर है, इन दोनों में क्रेडिटर और डेटर वाला रिलेशन है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्डिंग तो रातों रात बनेगा नहीं, है ना। ये बिल्डिंग बनने में तो भाई टाइम लग जाएगा। अब 5 स्टोरेड बिल्डिंग है तो मान लो बनने में 2 साल का समय तो लग ही जाएगा। एक अप्रोक्सीमेट हम ईयर मान के चल रहे हैं, 2 इयर्स गैप। नो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर पूरा पैसा 2 साल पहले नहीं मांग सकता, कॉन्ट्रैक्टी पैसा देगा नहीं, क्योंकि जब तक बिल्डिंग पूरा नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्टी पैसा नहीं देगा। और अगर कॉन्ट्रैक्टी पैसा नहीं देगा तो कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू नहीं कर पाएगा, बिकॉज बिल्डिंग बनाने के लिए 2-3 रुपया तो लगेगा नहीं। ये तो बहुत सारा लाखों करोड़ों का बात है, तो इतना पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास है नहीं। क्लियर? तो इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ये पूरा पैसा शुरू में नहीं ले सकता, या फिर थोड़ा पैसा भी इसको कॉन्ट्रैक्ट शुरू में नहीं दे सकता। क्या पता ये पैसा लेके भाग जाए, फिर वापस ही ना आए। और काम अगर शुरू करवाना तो पैसा लगेगा। क्लियर? तो इसीलिए यहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सीखेंगे कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या अप्लाई किया जाता है, कैसे कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ऑब्जर्व करेंगे। देखो, जैसे मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर का काम पहले कुछ पैसा दे के
कॉन्ट्रैक्टी हो सकता है कुछ पेमेंट कर दे, या फिर कॉन्ट्रैक्टर अपना फंड से, अपना खुद का ओन फंड से ग्राउंड फ्लोर का काम को पहले कंप्लीट करवाएगा। पहले फाउंडेशन का काम होता है बिल्डिंग का, ठीक है, बिल्डिंग का फाउंडेशन बनता है, फिर वॉल्स बनता है, ठीक है, पिलर्स बनता है, उसके बाद सीलिंग, या जो भी पहले सीलिंग ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम होता है। उसके बाद देखो जब ये ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा ना, तब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, एक सर्वेयर को बुलाएगा, ठीक है, सर्वेयर या फिर एक इंजीनियर को बुलाएगा, जो चेक करके बताएगा कि ये काम कितना तक कंप्लीट हुआ है, क्या इसमें अभी और कोई काम बाकी है। अगर इसमें अगर और कोई काम बाकी नहीं है तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्क सर्टिफाइड। ये काम कंप्लीट हुआ है या फिर प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कौन बता पाएगा, इन दोनों में से कोई बता पाएगा। ये बता भी देगा तो इसको ट्रस्ट नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है बाहर से कोई थर्ड पार्टी को बुलाओ, कोई किसी का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सर्वेयर को लेके आएगा या फिर इंजीनियर को लेके आएगा। इंजीनियर क्या करेगा, वो चेक करके बताएगा कि ये जो ग्राउंड फ्लोर बना है ये प्रॉपर तरीके से बना है कि नहीं, कि इसमें अभी और कोई काम बाकी है, ठीक है। बिल्डिंग तो पूरा ही बना दिए थे, इसको आधा पे रखते हैं। तो मान लो ग्राउंड फ्लोर बन के रेडी है और ऊपर का भी देखो थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है, ऊपर का भी थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है। ऐसा सिचुएशन में जब ये इनकम्प्लीट है तब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इंजीनियर का सर्विसेज लेगा, इंजीनियर का हेल्प से इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, इस ग्राउंड फ्लोर को क्या करेगा, सर्टिफाई करवाएगा। इंजीनियर आके बताएगा कि ये प्रॉपर तरह से बन चुका है या फिर नहीं। अब मान लो 5 स्टोरीड बिल्डिंग है और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी डिसाइड हुआ होगा बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी। सपोज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1 करोड़ और 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, मतलब ऑन एन एवरेज हर फ्लोर का 20 लाख रुपया मान के चलते हैं। अगर 5 स्टोरीड बिल्डिंग है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ है, जो पहले से ही डिसाइड हो गया है किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। हम लोग कॉस्टिंग ना हमेशा शुरुआत में ही कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कॉस्ट कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट जोड़ के सारा अमाउंट पहले ही बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टी मान भी गया है कि चलो 5 स्टोरी बिल्डिंग में 1 करोड़ का टोटल खर्चा आ जाएगा। इसका मतलब 1 करोड़ का पेमेंट, टोटल पेमेंट कौन करेगा, किसको, कॉन्ट्रैक्टी करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। पर ये 1 करोड़ का पेमेंट पूरा बिल्डिंग बनाने के बाद अगर ये करने का बात करेगा तब ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग तो एक बनेगा नहीं, बनते बनते 2 साल लग जाएगा। तब तक ये 2 साल तक अपना वर्कर्स को पेमेंट कैसे करेगा, इसके लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो बीच का रास्ता क्या है कि बिल्डिंग के बनते बनते जितना समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा काम होते जाएगा और थोड़ा थोड़ा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को करता रहेगा। प्रोपोर्शनेट पेमेंट, जितना काम हुआ उतना पेमेंट कर दो, फिर थोड़ा काम होगा, फिर जितना काम कंप्लीट होगा उसका पेमेंट कर दो, फिर थोड़ा काम होगा, इस तरह से पेमेंट होता है। तो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया था, कॉन्ट्रैक्टर किसका सर्विसेज ले रहा है, इंजीनियर का। इंजीनियर आएगा, आके चेक करेगा ये ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट है कि नहीं, और वो सर्टिफाई करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा कि इसमें पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। जो पोर्शन, मान लो ये पोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस पोर्शन को बोल देगा वर्क्स अनसर्टिफाइड। सपोज ये पोर्शन में अभी भी कुछ काम बाकी है तो इस पोर्शन को इंजीनियर क्या बोल देगा, वर्क्स अनसर्टिफाइड, ठीक है। या फिर मान लो ग्राउंड फ्लोर पूरा काम कंप्लीट हो चुका चारों तरफ, लेकिन ऊपर में भी कुछ काम हुआ है, इनकम्प्लीट है, जिसको सर्टिफाई नहीं कर सकते, तो ऊपर का जो इनकम्प्लीट वर्क है उसको इंजीनियर क्या बोल देगा, वर्क्स अनसर्टिफाइड। तो एक होता है वर्ड वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड मतलब वो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, वो ऑलमोस्ट रेडी फॉर सेल है, तो उसका पेमेंट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कर देगा। लेकिन अब यहां पे भी एक रुकने वाला बात है कि मान लो 1 करोड़ का पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये 1 करोड़ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ये पूरा अमाउंट कौन किसको पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टी पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। और 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, मतलब हर फ्लोर का ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है, 20 लाख, 20 लाख रुपया। 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ है, तो हर फ्लोर का ऑन एन एवरेज कितना प्राइस आ रहा है, 20 लाख रुपया। तो ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन पूरा 20 लाख अगर हम कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा तो कल से कॉन्ट्रैक्टर काम पे नहीं आएगा। इसलिए 20 लाख में भी कुछ फ्रैक्शन, कुछ पोर्शन कॉन्ट्रैक्टी रिटेन करेगा अपने पास, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन मनी। फिर से बता रहे हैं, देखो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 1 करोड़ का है। 5 स्टोरीड बिल्डिंग बनना है, ग्राउंड फ्लोर बन के रेडी हो गया है, ऊपर का भी थोड़ा काम, हल्का फुल्का काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
तो ये फ्लोर तो बन के रेडी हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है लाओ मेरा 20 लाख रुपए हमको दे दो, ये फ्लोर तो बन के पूरा रेडी हो गया है। कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा नहीं 20 लाख रुपया तो हमको देना है एक फ्लोर का, लेकिन हम 20 लाख रुपया हम 15 लाख दे रहे हैं, 75%। 20 लाख का 75% होता है 15 लाख। इसका मतलब जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका 75% क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दे रहा है, और बैलेंस 25% अपने पास रोक के रख ले रहा है। वो जो बैलेंस 25% कॉन्ट्रैक्टी अपने पास रोक के रखेगा उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। फिर सेकंड फ्लोर का या फिर फर्स्ट फ्लोर का काम कंप्लीट होगा तो फिर से क्या करेंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे, इंजीनियर से हम लोग इसको सर्टिफाई करवाएंगे। ऊपर का थोड़ा और काम स्टार्ट हो चुका है बनना, इस पोर्शन को इंजीनियर सर्टिफाई करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वर्क्स सर्टिफाइड। और वर्क सर्टिफाइड ये पोर्शन कितना कितना इसका वैल्यू है, इसका प्राइस कितना है, टोटल 20 लाख। हमारा स्टोरी में इसका प्राइस 20 लाख रुपया है। तो 20 लाख रुपए में अगेन क्या कॉन्ट्रैक्टर पूरा 20 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, नहीं, उसमें से भी कुछ पैसा रिटेन करके रख लेगा, होल्ड करके रख लेगा। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा तो लास्ट में जितना भी रिटेंशन मनी है कॉन्ट्रैक्टी के पास, वो रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पेमेंट कर देगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में सारा काम कंप्लीट होता है। मतलब जैसे से काम होते जाएगा वैसे से पेमेंट मिलते जाएगा। इसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ पेमेंट। धीरे धीरे काम होते रहेगा, धीरे धीरे पेमेंट करते रहना है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में पूरा 1 करोड़ रुपया दे देगा उसको, बोले 1 करोड़ रुपया हमको बिल्डिंग बना के देना, अगले दिन से आएगा ही नहीं, वो भाग गया पैसा लेके। कॉन्ट्रैक्टर को अगर कॉन्ट्रैक्टी पूरा 1 करोड़ रुपया दे देगा शुरुआत में ही, हो सकता है इसका बहुत पैसा है, इसको पैसे का प्रॉब्लम नहीं, 1 करोड़ रुपया दे सकता है, बट फिर भी नहीं देगा, क्योंकि अगर उसको हम पूरा पेमेंट कर देंगे तो अगले दिन से वो नहीं आएगा बिल्डिंग बनाने। और उसको बोलेंगे कि 2 साल बाद तुम पैसा लेना, तो कल से वो भी नहीं आएगा काम करने। इतना टाइम, इतना पेशेंस, इतना फाइनेंशियल साउंड नहीं है कॉन्ट्रैक्टर कि 2 साल का अपना सारा खर्चा बंद करके किसी का बिल्डिंग बना के तो 2 साल के बाद उससे पैसा ले। क्लियर? इसीलिए बीच का उपाय क्या है कि जैसे से काम होते जाएगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पेमेंट कौन किसको करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को। अब सोचो एक बिल्डिंग बनाने में क्या क्या एक्सपेंस लग सकता है, क्या क्या एक्सपेंस आइटम हो सकता है। मटेरियल लगेगा, है ना, ईटा बालू सीमेंट लगेगा, ये सब स्टोन चिप्स लगेगा, मटेरियल लग जाएगा, मतलब लेबर का खर्चा लगेगा, है ना, लाइटिंग भी लगेगा कहीं ना कहीं। कोई कोई जगह पे जैसे मान लो कि काम पूरा दिन काम हो रहा है तो लाइटिंग का भी रिक्वायरमेंट है। कुछ स्पेशल मशीन्स लगेगा, जब मान लो लिंटन होता है या फिर मान लो जब हम लोग फ्लोर को सीलिंग करते हैं ना, तो उस समय हम लोग को स्पेशल इक्विपमेंट का दरकार है, मिक्सचर मशीन बोलते हैं उसको, देखियो कि नहीं, ग्रीन कलर का होता है, उसमें वो लोग सारा सीमेंट और फिर उसमें बालू वालू डालता है, स्टोन चिप डालता है, उसको मिक्स करता है। तो स्पेशल मशीन भाड़े पे लाया जाता है, खरीदते नहीं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग उसको भाड़ा पे लेके आते हैं, क्योंकि वो 1 दिन का रिक्वायरमेंट है, 1 दिन का काम खत्म, फिर उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, इसलिए उसको लोग खरीदते नहीं है। अब मान लो कोई मशीन हम लोग होल्ड करते हैं तो उसका डेप्रीशिएशन है। तो अलग अलग आइटम्स ऑफ कॉस्ट है। मतलब हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में एक बिल्डिंग को बनाने से रिलेटेड जितना खर्चा है वो सारा कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट कैलकुलेट करके हम लोग को प्रॉफिट भी निकाल के बताना है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये तुम लोगों ने क्लास 12 11 में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, सेमेस्टर 1 में भी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब देखो जितना काम कंप्लीट हुआ है क्या पूरा पैसा मिल जा रहा है कॉन्ट्रैक्टी से, नहीं मिल रहा है। अगर कल को कॉन्ट्रैक्टी का डेथ हो जाएगा तो शायद पैसा मिले भी नहीं, है ना, ये भी तो हो सकता है। इसलिए पूरा प्रॉफिट्स को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस सेट किया गया है कि कितना प्रॉफिट हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, वो डिपेंड करता है काम कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हम लोग अपना बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, शो करेंगे, किस पे डिपेंड करता है, वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज ऑफ वर्क्स कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अगर 60% काम कंप्लीट हो गया तो प्रॉफिट कुछ और शो करेंगे, अगर 40% ही काम कंप्लीट हुआ है तो प्रॉफिट कम शो करेंगे बुक्स में। तो उसके लिए इंडस्ट्री प्रैक्टिस आता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देते हैं, लिखो इंट्रोडक्शन, लिखो लिखते हैं इंट्रोडक्शन।
Contract costing is one of the methods of costing whereby one party ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर undertakes the responsibility of construction of a building, road, etc. for या on behalf of लिखो, on behalf of the other party ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी। तो क्या लिखे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर बाई एक पार्टी कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर, जो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन करके देगा, या तो कोई बिल्डिंग का या तो कोई रोड का कंस्ट्रक्शन करके देगा ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी, जो कि कौन है, कॉन्ट्रैक्टी, कॉमा वेयर बाई देखो वेयर बाई एक अलग टर्म है और बाई एक अलग टर्म है, ठीक है। बाई वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, whereby by virtue of an agreement oblique contract। अब जिसका नाम पहले लिखते हैं ना वो फॉर्मर होता है, जिसका नाम बाद में लिखते हैं वो लेटर होता है, ठीक है। whereby by virtue of an agreement or oblique contract the latter that is ब्रैकेट में लिख देंगे या फिर ब्रैकेट हटा के लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्टी, the latter that is contractee is liable to pay a sum of money to the former that is contractor, to the former that so contract costing is one of the methods of costing whereby one party that is contractor undertakes the responsibility of construction of a building, road etc. on behalf of other party कौन है, contractee, other party कौन involved है इसमें, contractee that is the customer,
वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, जहां पे लेटर कौन है, कॉन्ट्रैक्टी, इसका नाम बाद में था। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टी को पेमेंट करना है, एक सम ऑफ मनी, किसको पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहां तक लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग वर्क सर्टिफाइड। वर्क्स सर्टिफाइड, तो लिखेंगे वर्क्स सर्टिफाइड is that part of contract comma which is completed and certified, which is completed and certified by the engineer, oblique surveyor. So work certified is that part of the contract which is completed and certified by the engineer oblique surveyor. It is valued at sales price. It is valued at sales price. तो वर्क सर्टिफाइड जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट होता है जो कंप्लीट भी हो गया और सर्टिफाई भी कर दिया, किसने, इंजीनियर ने या फिर सर्वेयर ने। इसको हम लोग कौन सा प्राइस पे वैल्यू करते हैं, सेल्स प्राइस पे। नेक्स्ट आता है वर्क्स अनसर्टिफाइड। वर्क्स अनसर्टिफाइड, वर्क्स अनसर्टिफाइड क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट है जो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है एंड वहां पे उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिला इंजीनियर के द्वारा, और इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करते हैं। लिखो वर्क्स अनसर्टिफाइड, वर्क्स अनसर्टिफाइड is that part of contract, is that part of contract which is either yet not completed, which is either yet not completed or yet not certified by the engineer, which is either yet not completed or yet not certified by the engineer। या तो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा या तो कंप्लीट हुआ होगा तो सर्टिफाई नहीं किया होगा उसको इंजीनियर ने। फुल स्टॉप। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। तो पहले हमने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक पार्टी कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम लोग बिल्डर भी कहते हैं, है ना। हमारे पाड़ा मोहल्ले में बहुत सारा बिल्डर लोग होगा जो काम करता होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लोग जो लोग जिम्मेदारी लेता है कि वो लोग कंस्ट्रक्शन करके देगा, बिल्डिंग बना के देगा, रोड को कंप्लीट करके देगा ऑन बिहाफ ऑफ। ये जिम्मेदारी वो लोग किसके बिहाफ में ले रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टी, मतलब जो कस्टमर जो चाह रहा है कि इसका बिल्डिंग बन जाए, ठीक है। जैसे केएमसी रोड बनवाता है तो खुद से नहीं बनवाता है, वो काम किसको बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट में दे देता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ठेका पे दे देता है ना।
तो जो उसका जिम्मेदारी लेता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका जिम्मेदारी है कि सारा वर्कर्स को टाइम पे अवेलेबल करवाना, सारा मटेरियल्स अवेलेबल होना चाहिए। वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, और ये सब काम ना एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर होगा, ऐसे मुंह जवानी काम नहीं होगा, फिर तो कोई भी किसी को धोखा देके भाग जाएगा। इसलिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जहां पे लेटर दैट इज द कॉन्ट्रैक्टी एग्री करेगा कि ही इज लायबल टू पे अ सम ऑफ मनी, किसको, टू द फॉर्मर दैट इज कॉन्ट्रैक्टर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक दो दो वर्ड हम लोग को नया नया वर्ड सीखने को मिल रहा है। एक होता है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो एलिमेंट है जो या तो कंप्लीट हो गया है, डेफिनेटली कंप्लीट हो गया, और सर्टिफिकेट भी मिल गया उसको, किसके द्वारा, इंजीनियर के द्वारा। इंजीनियर बता पाएगा कि बिल्डिंग सही से बना है कि नहीं बना है, कॉन्ट्रैक्टर तो अपना बोलेगा कि हम सही से बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बात पे कैसे विश्वास कर ले। अब इंजीनियर या तो कॉन्ट्रैक्टर लेके आएगा या कॉन्ट्रैक्टर अपने खुद से बुलाए, ठीक है। इंजीनियर एक स्पेशलिस्ट होगा, एक एक्सपर्टाइज उसका रहेगा, एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, वो अपना प्रोफेशनलिज्म यूज करेगा और यूज करके बताएगा कि वो बिल्डिंग में सारा काम सही से हुआ है कि नहीं, या फिर इसमें और काम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या फिर सर्वेयर को लेके आएगा, ठीक है, जो जिनके पास ये एक्सपर्टीज होगा, वो लोग देख के बता पाएंगे, अनुमान लगा बता पाएंगे बिल्डिंग में काम सही से हुआ है या फिर नहीं। अगर वो काम पूरा कंप्लीट है, मतलब बिकने लायक है, और जो बिकने लायक है उसको हम लोग सेल्स प्राइस पे वैल्यू करेंगे। लेकिन वर्क्स अनसर्टिफाइड क्या होगा, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज आइदर येट नॉट कंप्लीट, या तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, और अगर कंप्लीट हुआ है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला इंजीनियर द्वारा, तो इसको किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मेट, तो फॉर्मेट लिखते हैं, हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कॉन्ट्रैक्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ना है, ये टॉपिक हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ना है, बिकॉज सारा कॉस्ट वही इनकर करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, उसके नीचे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट का ना एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे मान लो बिल्डर तो एक काम नहीं करता है ना, उसका बिल्डिंग जगह जगह बनते रहता है, तो अपना बिल्डिंग को ना प्रोजेक्ट नंबर नाम दे देता है वो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 83, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 87, ऐसे नाम दे देगा। तो अगर कुछ नाम दिया रहेगा तो नाम लिख देंगे, ना दिया रहेगा तो खाली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखेंगे। उसके नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, जो ईयर एंडिंग का डेट दिया रहेगा 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये जो फॉर्मेट है, ये टोटल 3 पार्ट में बनेगा, मतलब 3 टियर लेजर बनेगा। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में मशीनरी का लेजर बनाते थे, वैसे ये 3 टियर लेजर बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वेजेस, बिल्डिंग को बनाने से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना खर्चा है, वो सारा खर्चा पहले हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट का डेबिट साइड में लेना है। उसके बाद लिख देंगे टू एक्सपेंसेस, वो सब एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्सपेंसेस का नाम। टू डेप्रीशिएशन, मतलब इन शॉर्ट जितना भी खर्चा है वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा। बाय मटेरियल्स एट साइट, अगर ईयर एंड में कुछ मटेरियल अगर बच भी जाता है, अगर एंड ऑफ द ईयर में कुछ मटेरियल अगर बच जाएगा, तो वो मटेरियल्स को हम लोग क्लोजिंग मटेरियल बोल के, बाय मटेरियल्स एट साइट बोल के लिख देंगे, बाय मटेरियल्स एट साइट बोल के लिख देंगे। अब जनरली फर्स्ट पार्ट में यही सब रहेगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही रहेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जनरली यही सब रहेगा। अब इसको बैलेंसिंग करके हमको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आज तक टोटल कितना खर्चा हुआ है, जिसको हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे कॉस्ट
टिल डेट बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस सीडी कॉस्ट टिल डेट बैलेंसिंग फिगर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में देखो सारा खर्चा ले रहा है, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और जो भी खर्चा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो सारा खर्चा लेना है। जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है, बाय मटेरियल्स एट साइट, मटेरियल्स लाइंग एट द साइट। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी। नीचे डैश दे के कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। देखो जब तक बिल्डिंग बन के रेडी नहीं हो जाता है ना, वो WIP रहेगा, मतलब काम शुरू तो हो गया है बट काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में एक आएगा वर्क्स सर्टिफाइड, एक आ जाएगा वर्क्स सर्टिफाइड, और दूसरा आ जाएगा वर्क्स अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और दूसरा आ जाएगा वर्क्स अनसर्टिफाइड। ये दोनों बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर में ही आएगा। तो इसको बैलेंसिंग करके जनरली अगर क्रेडिट साइड हैवी है और डेबिट शॉर्ट है, मतलब क्रेडिट इज हैवी एंड डेबिट इज शॉर्ट, तो जनरली आ जाता है नोशनल प्रॉफिट। तो इसको हम लिख देंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। तो देखो दो पार्ट कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट का टोटल सम्स है जिसमें से 2 पार्ट ये फॉर्मेट है। अब रिमेनिंग लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट को इसको इरेज करके लिख रहे हैं, इसके नीचे लिखना है तुमको तो यही वाला क्वेश्चन को ऊपर हम लिख दिए वापस से, इसी को कॉपी कर दिए यहाँ पे। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट आया है इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे टू नोशनल प्रॉफिट। ब्रॉड डाउन टू नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, सॉरी बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब जो भी नोशनल प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ एलिमेंट कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा प्रॉफिट बोल के, और बैलेंस एलिमेंट वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा प्रोविजन बोल के। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा पे कर रहा है कभी भी? नहीं। हमने स्टोरी में भी देखा था कि 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, एक एक फ्लोट 20 लाख रुपए का था, तो कॉन्ट्रैक्ट उसमें से भी कुछ पैसा रख ले रहा था अपने पास। क्योंकि पैसा पूरा नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग प्रॉफिट भी पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो कितना प्रॉफिट शो करेंगे उसके लिए एक सेपरेट रूल है। तो ये 3 पार्ट का हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। जनरली हमारा सम्स ऐसा ही होगा दिखने में, 10 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, कंफर्म आएगा। अब इसके नीचे कुछ और बात लिखते हैं, लिखो पहले लिखो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो कि निकलता है वर्क सर्टिफाइड। जैसे मान लो अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का है, 100 लाख का है, और 5 स्टोरी बिल्डिंग बनना था, वर्क सर्टिफाइड 20 लाख है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट 100 लाख का है, वर्क सर्टिफाइड 20 लाख है। तो 100 लाख में अगर 20 लाख वर्क सर्टिफाइड है तो कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंट सर्टिफाई हो गया?
20%। 100 लाख में अगर 20 लाख को सर्टिफाई कर दिया गया है तो 20% को सर्टिफाई कर दिया गया है, तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाना चाहिए? वर्क्स सर्टिफाइड होल डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, होल इंटू 100। ये परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम ये परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्यों निकालेंगे? तो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, देखो इंडस्ट्री प्रैक्टिस, कॉपी के बीच में लिखना, इंडस्ट्री प्रैक्टिस। लिखो फर्स्ट बुलेट देके लिखना, when percentage of work certified, when percentage of work certified is up to 25%, when percentage of work certified is up to 25%, मतलब सिर्फ 25% तक ही अगर काम कंप्लीट हुआ है, 25% तक मतलब 0 से लेकर 25, अप टू 25 मतलब 1 से लेकर 25, ठीक है, कॉमा प्रॉफिट टू बी recognized, profit to be recognized in costing PL is nil। मतलब अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% या उसके अंदर है तब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 भी रुपया प्रॉफिट शो नहीं करेंगे। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देख लिखना, व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड is more than 25% but up to 50%, is more than 25% but up to 50%, मतलब हमको पहले प्रॉफिट निकालने से पहले हमको परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड चेक करना पड़ेगा कि एज पर द क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ कितना रहा है। तो when percentage of work certified is more than 25% but up to 25%, comma profit to be shown या फिर to be recognized, profit to be recognized in costing PL, हम लोग costing PL में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसमें डॉट कोलोन दे देना, कोलोन दे के इसके अंडर में लिखो 1/3 into notional profit, 1/3 into notional profit into cash received by works certified। तो ये 1/3 फिक्स है। ये 1/3 कब अप्लाई होगा? व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25 बट अप टू 50%। अगर अप टू 25% वर्क सर्टिफाइड है तो प्रॉफिट कितना दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? निल। लेकिन मोर देन 25% बट अप टू 50% है, इस रेंज में फॉल कर रहा है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो प्रॉफिट कितना दिखाएंगे? ये वाला पोर्शन। नोशनल प्रॉफिट तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के निकलता है। कैश रिसीव का डेटा क्वेश्चन दे देगा हमेशा, वर्क सर्टिफाइड भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये 1/3 फिक्स है कब? जब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% बट अप टू 50%। नेक्स्ट लिखो, व्हेन परसेंटेज
of work certified is more than 50%, more than 50% but up to 90%, more than 50% but up to 90%, मतलब 50% से ज्यादा वर्क सर्टिफाइड हो गया है, 65, 70, 80, लेकिन 90% से एक्सीड नहीं किया है, मतलब इस रेंज में है, कॉमा प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कॉस्टिंग पीएल कोलोन देके लिखेंगे फॉर्मूला 2/3 into notional profit into cash received by work certified। जैसे मान लो वर्क सर्टिफाइड 20 लाख है और कैश रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी 15 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 20 लाख है एंड कैश रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी 15 लाख है, मतलब 20 लाख में 15 लाख अगर उसने दिया है तो कितना परसेंट दिया है, 75%, मतलब हम वो एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं प्रॉफिट निकालते समय, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी पूरा पैसा नहीं देता कॉन्ट्रैक्टर को, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर भी पूरा प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकता। यहां पे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए देखो हम लोग 1/3 ले रहे हैं, 2/3 ले रहे हैं, 1/3 लेना है, 2/3 लेना है, डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है। इफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज से 20%, तो एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि 20%, 25% से कम मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25 बट अप टू 50%, इस रेंज में है, 25% ज्यादा बट 50% तक, तब कितना प्रॉफिट दिखाएंगे, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। जब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50% बट अप टू 90%, इस रेंज में है, तब कितना प्रॉफिट शो करेंगे बुक्स में, 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। लास्ट पार्ट लिखो, व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड is more than 90%, is more than 90%, when percentage of work certified is more than 90%, comma profit to be recognized in costing PL, in costing PL will be calculated as per estimated profit method। जब कॉन्ट्रैक्ट एकदम खत्म की तरफ हो जाएगा ना, तो कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट लगा पाएगा, अनुमान लगा पाएगा कि लगभग कितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है कि नहीं। जब काम खत्म की तरफ आता है तो हम लोग को ये अनुमान लगाने में सुविधा होगा, कॉन्ट्रैक्टर को ये इजी रहेगा एस्टिमेट करने में कि लगभग वो कितना प्रॉफिट यहां से अर्न कर सकता है। अब काम के बीच में तुम कॉन्ट्रैक्टर से पूछ रहे हो कितना कमा लीजिएगा, बोला अभी कैसे बताएं, अभी काम आगे होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जब काम 90% ज्यादा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट काम अब खत्म की तरफ में है, अब तो थोड़ा ही कुछ और दिन का काम बाकी है, 90% ज्यादा काम हो गया है, तब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को एस्टिमेट कर पाएगा, उसका स्मेल वो सूंघ पाएगा, दूर से उसको लगेगा प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस हो रहा है, बट बीच में वो लोग नहीं बता पाएगा कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस हो जाएगा।
इसलिए वहां पे क्या फॉलो करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग सेपरेटली एक सम्स में डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा ये हमारे सिलेबस में आता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। बहुत रेयर, एक आध एग्जाम में शायद आ गया था, स्टूडेंट्स बना नहीं पाए थे, इसलिए हम बता दे रहे एक बार। बहुत रेयर, हार्डली कोई समझ में दिखेगा, फिर भी बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, पहले समझो कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर का क्या रिलेशन है। ये पूरा चैप्टर हमको कॉन्ट्रैक्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ना है। और थोड़ा सोच के बताओ, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा, कॉन्ट्रैक्टी के बुक्स में कि कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में? कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में। राम के बुक्स में राम का लेजर नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्टी बुक्स में कॉन्ट्रैक्टी कैसे बनेगा? हम अपने बुक्स में अपना अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्टर अपना बुक्स में कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाएगा और कॉन्ट्रैक्टी अपना बुक्स में कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट बनाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट कभी नहीं पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाता है? कॉन्ट्रैक्टर अपने बुक्स में। और कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट भी कौन मेंटेन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर अपने बुक्स में। कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्टी डेटर जैसा है कि क्रेडिटर जैसा है? डेटर जैसा, उससे पैसा लेना है और उससे पैसा किस दाम से लेना है, वो उसको क्या बोलते हैं, टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहां पे हम लोग सेल वर्ड नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे। तो नॉर्मली तुम बताओ सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर्स टू सेल्स। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सेल एलिमेंट है, तो उसका एंट्री क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एग्जाम में आ जाता है, जो कि बहुत ही रेयर कोई एग्जाम में आया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा ऐसे फॉर्मेट बना देंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, तो इसका डेबिट में हम लोग लिख देंगे टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेल प्राइस जैसा है, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अब जितना रुपया कैश में रिसीव हो गया कॉन्ट्रैक्टर को, तो सोचो कॉन्ट्रैक्टर क्या एंट्री पास करेगा? कैश मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर का बुक्स में कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश डेबिट। और ये कैश कॉन्ट्रैक्टर को किससे मिला है? कॉन्ट्रैक्टी से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, मतलब यहां पे लिख देंगे बाय बैंक ऑब्लिक कैश, नीचे डैश दे के अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टी दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 70 लाख रुपया मिल चुका है कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को, तो बैलेंस और बाकी रहेगा, उसको हम लोग बोल देंगे बाई बैलेंस सीडी। तो बेसिकली सम स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग का सारा नोट्स हो गया। इसी नोट्स के बेसिस पे हम लोग को ये पूरा चैप्टर कवर अप कर लेना है।